राजनीपुर नाम का एक गांव था जहां पर दो दोस्त विशाल और आयुष्मान रहते थे। आयुष्मान को खाना बहुत पसंद था, मगर उसके माता पिता गरीब थे। विशाल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन आयुष्मान विशाल के पास आता है। अरे विशाल, क्या हुआ? आजकल तू बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? यार, बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। अब मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। हाँ, बात तो सही है, मगर मेरे पिता हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे। कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता के बनाए खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, मगर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा, तो अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विशाल आयुष्मान को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद विशाल गांव में एक बड़ा ढाबा खोल देता है और आयुष्मान अपने पिता के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन विशाल आयुष्मान को अपने ढाबे पर बुलाता है। विशाल अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर आयुष्मान आ जाता है। विशाल, बाहर जा। मगर बाहर जा, बाद में आना। आयुष्मान ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति ढाबे से चला जाता है और विशाल आयुष्मान को ढाबे में बुलाता है। आओ आओ आयुष्मान। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूं तो तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। अच्छा देख आयुष्मान, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूं। खेती छोड़ अपने पिताजी की और यहाँ आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं और खुश हूं। खुश? तो खुद को देखता है कि नहीं? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं आयुष्मान। मेहरबानी कर रहा हूं तुझ पर, आजा। क्या मेहरबानी लगा रखी है? तू मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। चल निकल, अभी निकल जाए यहाँ से। आयुष्मान ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये बादल ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की देन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और अब वो समय आ गया है कि ये शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं, मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा परिवार अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने वश में करने की शक्ति है, मगर ये जादुई शक्ति पिता बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं। मैं जैसा हूं खुश हूं, मुझे ये जादू नहीं चाहिए। धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता, बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर आयुष्मान के पिताजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अचानक से आयुष्मान के गले में एक सोने की चेन आ जाती है, जिस पर सूरज बना हुआ था। पिताजी, नहीं पिताजी! आयुष्मान के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है, जो उसके पैरों के पास ही था, और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन आयुष्मान बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है
और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है। आयुष्मान नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहाँ आता है। ये क्या है? ये बादल है। इस पर अगर आप चढ़ जाएं, तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? जी बिल्कुल। आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज है जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यहाँ तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना हुआ। वहाँ आयुष्मान ने शांतनु नाम के एक महाराज को रखा था, जो खाना बनाता था। शांतनु विशाल का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा कर रखी थी। आपको कहाँ जाना है? मैं तो दूसरे गांव जमानपुरी जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं पर खाना खाने आया करूँगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूँगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है और बादल उसे जमानपुरी पहुँचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग आयुष्मान के ढाबे पर पहुँचने लगते हैं, और जहाँ भी उन्हें जाना होता, बादल उन्हें आराम से पहुँचा देता। एक दिन बादल पर विशाल आता है और आयुष्मान को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली आयुष्मान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं विशाल, मेरे पिताजी। ये शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहे खा सकते हो। इसे अपना ही ढाबा समझो। आयुष्मान जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विशाल ढाबे में शांतनु को देखता है। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? शांतनु वही व्यक्ति था जिससे विशाल बात कर रहा था, और जब आयुष्मान ढाबे में आया था तो विशाल ने उसे बाहर भगा दिया था। वो विशाल भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यहीं रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूँ? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो विशाल, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें ये ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विशाल थोड़ी देर सोचता है। क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है। बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूँ कैसे। शांतनु विशाल को सारी योजना बताता है। रात होती है। शांतनु और विशाल आयुष्मान के घर पहुँचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल आयुष्मान से कहता है, ये देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? ला, मैं गिलास में लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विशाल रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो आयुष्मान को दे देता है और बाकी 2 में से एक शांतनु को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही आयुष्मान दूध पीता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर शांतनु कहता है, वाह, देखा विशाल, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। शांतनु उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा विशाल, ये चेन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। विशाल, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल शांतनु के पास आकर एक जेल बना देते हैं और शांतनु बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे शक्तियां मिलती हैं? और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा?
जब तूने मुझे योजना बताई थी तभी बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले आयुष्मान को ही ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं। रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी हरे धनिये ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे दिए। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू वो हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो। मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने, और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता स्वाति कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिये बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के धनिये दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता।
तो फिर अपने भोजन में हरे धनिया खाना बंद कर दो। रमेश इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिया उगाया करते थे। उस दौर में मैं दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दे देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रमेश, लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव आज भी है। ये सुनकर रमेश बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। रमेश, गांव के सभी लोग ये समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिये उगाया करता था, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं उस दौर में हरे धनिये के गांव से लेकर आता था, जो कि एक जादुई गांव है। उस जादुई हरे धनिये के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे धनिये के गांव में जाओ और वहाँ से हरे धनिये लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं रमेश, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई हरे धनिये के गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहां से चले गए। जहां तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रमेश बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। रमेश उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रमेश ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब हरे धनिये के ही बने हुए थे। रमेश आश्चर्यचकित रह जाता है। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु हरे धनिये की बनी हुई है। तभी रमेश के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई हरे धनिये का गांव है। रमेश ने देखा कि वो व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रमेश बहुत सारे हरे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा और तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही रमेश ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जादुई हरे धनिये के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहां से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। रमेश उस दिन से गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रमेश से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को भोजन में डालना शुरू किया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो व्यक्ति रमेश को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से रमेश के गांव के बीमार लोग सही होने लगे और रमेश को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी का रमेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहां पर रमेश अपना ठेला लगाता था। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ।
इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से गांव के तमाम बीमार लोग स्वस्थ हो गए और रमेश हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन गांव के ना जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रखकर चले जाते हैं। क्या कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके परिवार में बरसों से बीमार लोग रमेश के हरे धनिये खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इससे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिये लाता कहां से है? मुझे विश्वास है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिये खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुई है। भीड़ देखकर जमींदार बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन वो गांव छोड़कर ही चला गया। रमेश की पत्नी स्वाति रमेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने सही कहा था स्वाति। तभी वहाँ पर बलिया चाचा आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे? उस जादुई हरे धनिये के गांव से हरे धनिये लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। बलिया चाचा की बात सुनकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगते हैं। नीलिमा के पिता की मौत के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनियां बनाया करती थी और न्यूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। दीदी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे भी। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पे आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। दीदी, बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया। कल हम वापस आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आना। नीलिमा की होममेड चटनी और नूडल्स का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो माँ, आज की कमाई। वाह, आज तो तुमने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है माँ। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक दिन नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उससे क्या करना चाहिए। माँ, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाओ या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करूँ, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो क्या है? दीदी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिक्स कर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अरे माँ, दीदी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो कैसे कोई बता सकता है कि कौन सा दीदी का है और कौन सा रेडीमेड? वैसे बात में तो दम है, पर फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही सही है नीलिमा। अगले दिन से नीलिमा ने पहले से दुगनी शेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस दिन नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आई।
हम आए हैं दीदी की चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत टेस्टी है, देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा दीदी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस नूडल्स और चटनी कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो दीदी। भैया, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, पर आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़ा। अरे दीदी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरा आइडिया यूज करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ, कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से शेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट ले आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा के ठेले खोलते ही ग्राहक जमा हो गए। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक, मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। दीदी, स्वाद में कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है, पर अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का स्वाद भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार के शेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी। किसी को स्वाद में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं माँ, उल्टा सब चाव से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया का आइडिया काम कर गया। माँ खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। धीरे धीरे नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पे भीड़ थी। फिर एक दिन नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो शेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के कस्टमर्स ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो बिल्कुल नीलिमा दीदी की तरह है। क्या सच में? एक एक करके सारे कस्टमर्स ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, बस 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों के स्वाद एक जैसे ही हैं। वो भी है। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। तो दीदी, आप भी दाम घटा दो। पर उससे मुनाफा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने नया बोर्ड लगाया। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए का बोर्ड देखकर कस्टमर्स नीलिमा के ठेले की ओर गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की ओर मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वही बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरा आइडिया काम किया ना दीदी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे दाम नहीं घटा सकती। तो अब क्या करे? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा भला चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वही मेरा डूबना शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तू क्या करेगी?
वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने शेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने बोर्ड चेंज किया और 10 रुपए लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर कस्टमर्स नहीं थे, पर फिर एक औरत आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है दीदी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा स्वाद आपको मार्केट के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस औरत को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। धीरे धीरे नीलिमा के रेगुलर कस्टमर्स ने चाइनीज भेल चखी ये तो एकदम पुरानी वाली है, मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे कस्टमर्स नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, पर कोई वहाँ भटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, पर नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का व्यापार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने व्यापार में लालच को आने नहीं दिया। धूपपुर गांव पिछले कई वर्षों से भयंकर गर्मी से पीड़ित था। रमेश भयंकर धूप में खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था कि तभी उसका पुत्र मोहन आकर उससे बोलता है, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना और फ्रिज का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया मोहन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। पिताजी, हमारे गांव में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो फिर हम अपनी खेती बेचकर दूसरे गांव में रहने क्यों नहीं जा सकते? अरे मोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे गांव में पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। जमींदार ने अपनी रकम से गांव में सोलर प्लांट लगवाए हैं, उसी से पूरे गांव में बिजली सप्लाई होती है। मगर वो सिर्फ उसी घर में बिजली सप्लाई करवाता है जिस घर के लोग अपने खेत उसके पास गिरवी रख देते हैं। यहाँ तक कि गांव के सभी घरों में पंखे, कूलर और फ्रिज भी जमींदार के ही दिए हुए हैं। ये तो गलत है पिताजी। माना जमींदार सबको बिजली, कूलर और फ्रिज देता है, मगर बदले में काम भी तो बहुत अधिक लेता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो मोहन, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी नानी के घर पर शहर भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब तुम पढ़ लिख कर इस गांव में आओगे तो वर्षों से चली आ रही इस अत्याचार की परंपरा को जरूर तोड़ोगे। मोहन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। इस घटना के 10 वर्ष बाद विमला अपने खेत से काम करके अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर वो अपने बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को देखकर चौंक पड़ी। मोहन, तुम कब आए? बस माँ, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम मोहिनी है। ये मेरे साथ में पढ़ती थी। हम दोनों ने विवाह कर लिया। अब ये तुम्हारी बहू है। माँ, अब मैं अपने गांव में ही रहूंगा। नहीं बेटा, इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं। माँ, पिताजी ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने गांव के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिलवा सकूं। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली की ओर चला गया। अरे मोहन, तुम गांव में कब आए? जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए। चलो, अच्छा है कि तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी 5 वर्ष पहले ही संसार को छोड़कर चले गए। अब उनका काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। मूर्ख, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली? खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, धूपपुर गांव के कुएं ठंडा पानी नहीं देते। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने सोलर प्लांट से तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दूंगा और तुम्हारे घर से कूलर, पंखे सब छीन लूंगा। ना तो तुम मेरे घर की बिजली की सप्लाई बंद कर सकते हो और ना ही फ्रिज, कूलर छीन सकते हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बरसों तुम्हारी गुलामी की है।
जमींदार गुस्से से मोहन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। मोहन खुश होते हुए वहां से चला गया। मोहन के जाते ही जमींदार का साथी बलराम कहता है, ये क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली? ऐसे तो ये लड़का सारे गांव की जमीन छीन कर ले जाएगा। चिंता मत करो बलराम, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। अगले दिन जब मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ घर पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर जमींदार बलराम और कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा। जमींदार, तुम यहाँ कैसे? जमींदार गुस्से से बलराम से कहता है, देखते क्या हो बलराम, मोहन के घर का फ्रिज, कूलर, पंखा ले लो और इसके घर की बिजली की सप्लाई भी बंद कर दो। इसके खेत में ट्यूबवेल से पानी आता है, उस ट्यूबवेल को चलाने में भी मेरी ही बिजली का योगदान है। वहां से भी बिजली हटा लो। देखता हूँ कि ये खेती कैसे करता है और बगैर ठंडा पानी पिए इस गांव की गर्मी को कैसे झेलता है। इतना कहकर जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन के घर का फ्रिज और पंखा लेकर चला गया। मोहन की माँ विमला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अभी भी समय है, खेत के कागजात जमींदार को दे आ। बेटा, अब मुझसे इस बुढ़ापे में गर्मी नहीं झेली जाती। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप गांव से कुछ दूर झाड़ियों में बैठ गया। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आ गया और एक कबाड़ हो चुकी फ्रिज को झाड़ियों में फेंक दिया। क्या हुआ भाई, इस फ्रिज को क्यों फेंक रहे हो? ये फ्रिज बरसों से जमींदार के तहखाने में पड़ी हुई थी। जमींदार ने इसे झाड़ियों में फेंकने के आदेश दिए हैं। इतना कहकर कबाड़ी वाला वहां से चला गया। मोहन कबाड़ हो चुकी फ्रिज को अपने घर ले आया। ये फ्रिज तो कबाड़ हो चुकी है। मोहन सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर में मैंने ये काम भी सीखा था। मोहन दिन रात उस कबाड़ फ्रिज को सही करने में जुट गया और कुछ ही दिनों में कबाड़ फ्रिज नई नजर आने लगी। मोहन, इसको चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। चिंता मत करो मोहिनी, मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि वो मेरे गांव में सरकारी सोलर प्लांट लगवा दे और मैंने बैंक से कर्ज की भी अपील की है। सब ठीक हो जाएगा। आधी रात का समय हो चुका था। मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसके पूरे कमरे में ठंड फैल गई। मोहन अचानक उठ गया। मुझे अपने कमरे में एसी जैसी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ बेटा? माँ, आपको कमरे में ठंडक नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है, और मुझे भी। तभी उन दोनों की नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के अंदर का दृश्य देखकर उन सब की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। फ्रिज के अंदर एक पूरा बर्फ का गांव मौजूद था, जहां से ठंडी हवा मोहन के कमरे तक आ रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। बहू सही कह रही है, मुझे तो ये कोई जादुई फ्रिज लग रही है। वो तीनों फ्रिज के अंदर चले गए। अगले ही पल उन तीनों ने स्वयं को एक गांव में मौजूद पाया, जहां पर हर वस्तु बर्फ की बनी हुई थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम तीनों? उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक बर्फ की स्त्री खड़ी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। मेरा नाम मोहन है और ये मेरी माँ और मेरी पत्नी है। इतना कहकर मोहन बर्फ की बनी हुई स्त्री को सारी घटना बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को समाप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने बर्फ के गांव के बर्फ के मुखिया से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ने और वर्षा ना होने का क्या रहस्य है। मोहन उस बर्फ की स्त्री के साथ एक बर्फ की हवेली के अंदर चला गया। मुखिया जी, ये धूपपुर गांव से आए हैं। तुम जहाँ पर खड़े हो मोहन, वो एक दूसरा संसार है।
जिसे तुम जादुई संसार कह सकते हो। तुम जिस गुफा से आए हो उस गुफा का द्वार हजारों सालों से बंद था। वर्षों पहले हमारे गांव के एक बर्फ के मानव ने उस गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। वो देखना चाहता था कि उस गुफा के अंदर क्या है। जब वो उस गुफा के द्वार को तोड़कर उसके अंदर घुसा तो उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उस समय तुम्हारे गांव में भरपूर वर्षा होती थी और पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। बर्फ के मानव को देखकर तुम्हारे गांव का मुखिया बुरी तरह से घबरा गया। उसने हमारे गांव के बर्फ के मानव को एक फ्रिज के अंदर बंद करवा दिया और उस फ्रिज को एक तहखाने में फेंकवा दिया। उस बर्फ के मानव ने फ्रिज के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दे दिया कि जिन गांव वालों ने डर कर उसे एक फ्रिज में कैद कर दिया था, उन्हीं गांव वालों को अब से अपना सारा जीवन डर डर कर ही बिताना होगा। उस दिन से तुम्हारे गांव में वर्षा होनी बंद हो गई और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। समझ गया, उस गुफा के अंदर हमारी दुनिया का द्वार खुलता है। शायद उस बर्फ के मानव ने उसी फ्रिज में दम तोड़ा था जिस फ्रिज के द्वार से मेरा परिवार यहाँ तक आया है, और उस बर्फ के मानव के श्राप के कारण ही हमारे गांव के सभी लोग जमींदार से डर कर रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन, शायद तुम भी उसी द्वार से इस दुनिया में आए हो, और उस द्वार से केवल वही आ सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति इंसानियत हो। तुम अपने गांव वालों के दिल से डर को समाप्त करो और उनके मन में वीरता जगाओ। ऐसा करते ही श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जमींदार ने गांव वालों के मन में बुरी तरह से अपना डर बना रखा है। तुम ही उस डर को समाप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे बर्फ के गांव में बरसों से ये भविष्यवाणी चली आ रही है कि इंसानों की दुनिया से कोई इंसान अपनी पत्नी और माँ के साथ हमारे गांव में आएगा जो हमारे दिए हुए बर्फ के मानव के श्राप को समाप्त कर सकता है, और वो तुम हो मोहन। बर्फ के मुखिया की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी और माँ को लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अगले ही पल उसने अपने आप को घर के अंदर पाया। मोहन सीधा गांव की ओर चला गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करके सारी घटना बताते हुए बोला, गांव वालों, मुझ पर विश्वास करो। जमींदार की गुलामी करना छोड़ दो। अपने अपने खेत के कागज वापस ले लो। तुम्हारे ऐसा करते ही इस गांव में वर्षा होने लगेगी। हम तुम पर विश्वास क्यों करें मोहन? मुझ पर विश्वास करो। तुम सब जमींदार से अपने खेत के कागज वापस मांगो और मेरे साथ चलकर शहर की कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, मुझे लगता है कि हम सबको मोहन की बात माननी चाहिए। सभी गांव वासी जमींदार की हवेली में चले गए। ये सभी गांव वाले अपनी अपनी जमीन के कागज वापस मांगने आए हैं जमींदार। ये जानते हुए भी कि सोलर प्लांट मेरा है, मैं इनका बिजली पानी सब बंद कर दूंगा। चुपचाप से इनके कागज इनके हवाले कर दो। जमींदार इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। उसने तुरंत सारे कागज मोहन के हवाले कर दिए। तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आ गई। मोहन इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ ही इस बलराम को भी। पुलिस ने जमींदार और बलराम को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, और ऐसा करते ही धूपपुर गांव में आसमान की काली घटा छा गई और बारिश होने लगी और धूपपुर गांव श्राप से मुक्त हो गया। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था
तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे? नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए।
मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे! ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ। एक बार सुंदरवन गांव में गर्मी बहुत बढ़ने लगी, जिससे फसलें सूखने लगी। अचानक पता नहीं मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपका था। सुंदरवन गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले थे।
मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन गांव को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में चमक सी उठती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पंछियां सुबह सुबह चहक रही है और भोजन की तलाश में आसमान में निकल पड़ी है। महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकले हैं। सभी लोग संपन्न और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह सबको याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से सारे गांव में अनाज की किल्लत है। किसी के घर में भी इतना राशन नहीं बचा है कि वो 1 महीने तक भरपेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का भी राशन सही से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरी माँ और बाबा खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन गांव एक शमशान घाट बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है हमें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका गांव में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की समस्या को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माई। साधु बाबा एक एक करके गांव में सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ क्योंकि घर में पर्याप्त राशन नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही इस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत साधु बाबा को आवाज लगाती है। रुक जाइए बाबा, आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे सारे संकटों को दूर करे। साधु उस औरत को आशीर्वाद देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक परिवार खाना खा रहे हैं। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर परिवार का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की 1 रोटी खाते हैं, पर उससे साधु का पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव देखकर परिवार का मुखिया अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये 1 रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे सज्जन पुरुष, तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। साधु बाबा ये सारा खाना खाते हैं और इस परिवार की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे सज्जन पुरुष, मैं तुम्हारी सेवा और दान प्रवृत्ति देखकर बहुत खुश और चकित रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करे।
साधु बाबा इनको आशीर्वाद देकर अगले घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन गांव में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा इस गांव से चले जाते हैं। गांव के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था, उन्होंने सब कुछ साधु बाबा को दान कर दिया था। अब किसी के पास भी अगले दिन खाने के लिए एक दाना भी राशन का नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है, तो सुंदरवन गांव के नजारे को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगती है। हाँ, ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई इस गांव पर। सभी गांव वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और गांव में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। एक समय की बात है, पर्वतपुर गांव की, जहां लोग अपने गांव के बाहर नहीं निकलते थे। क्या बात है पिंटू और मोनू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? प्रधान जी, दरअसल बात यह है कि हमें गांव से बाहर जाना था, बस आपकी आज्ञा लेने आए थे। नहीं नहीं, कोई मनाही नहीं है, पर असल में रेगिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। वैसे तुम दोनों वहाँ क्यों जाना चाहते हो? हमें तो लगा कि गांव से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा है। हम तो बस देखना चाहते थे कि ये गांव के बाहर का रेगिस्तान कैसा है और सिर्फ हमारा गांव ही रेगिस्तान जैसा क्यों है। हाँ प्रधान जी, और गांव में पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, वर्षा होती ही नहीं, बस उस बड़ी झील की वजह से हम यहाँ बसे हुए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बस ये झील ही एकमात्र कारण है कि अब तक इस पर्वत पर पूरा गांव टिका है, वरना यहाँ भी एक रेगिस्तान होता। लेकिन दिक्कतें तो अब भी हैं प्रधान जी। ये झील कोई स्थायी उपाय नहीं है। हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर देखें, शायद कुछ समझ में आए हमारे और हम गांव की मदद कर पाएं। सोच तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर अपना ध्यान रखना। प्रधान से आशीर्वाद लेकर दोनों वहाँ से निकल पड़े। धन्यवाद मोनू, अपने साथ लाने के लिए। मुझे भी इस गांव के लिए कुछ करना है और तुमने मुझे भी प्रयास करने का एक मौका दिया। अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ करने की चाह होनी चाहिए। फिर हमारा साथ ना भी होता तब भी तुम इस यात्रा पर निकल ही जाते। चलो अब हम चलते हैं पानी की तलाश में ऐसी जगह जहां हम गांव वालों को ले जा सके। तीनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं और एक साथ कोई नई जगह ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और रात हो जाती है। आज तो हाथ में बस ये रेत आई, कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे गांव का भला हो सके। हाँ, क्या हमें यहाँ इस रेत में कुछ मिलेगा भी? आज का दिन बीता नहीं और तुम दोनों ने अभी से शिकायतें शुरू कर दी। पर जहाँ तक नजर जा रही है, बस रेत ही रेत दिखती है। अभी तो बस एक दिन हुआ है, हमें और समय देना होगा, तब जाकर कुछ हाथ लगेगा। अगर इतनी जल्दी कोई उपाय मिल जाता तो गांव में इतनी दिक्कत होती ही क्यों? हाँ, सही कह रहे हो। वो सब छोड़ो, लेकिन रेगिस्तान में रात के समय काफी ठंड लगती है। लगता ही नहीं है कि ये वही दोपहर वाला रेगिस्तान है। हाँ, सही कहते हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझ में एक नया उत्साह आ गया है मोनू। अब चलो सो जाते हैं और कल फिर अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे। तीनों लोग टेंट में चले जाते हैं। अगला दिन होता है और तपती धूप में फिर सफर शुरू होता है। अरे गोलू, पानी रखा तो है? हाँ, पानी तो है। तुमने अभी कुछ देर पहले ही पानी पिया था ना, अब थोड़ा सब्र करो। हाँ पिंटू, थोड़ा रुक जाओ। हाय गर्मी, इतनी धूप है मानो पसीना भी सूख लेगा। तीनों धूप में चल रहे थे, तभी पिंटू, जो कि बहुत ही थका हुआ था, अचानक बहुत ही खुश
जाओ, कोई भी ये पानी नहीं पिएगा। कौन बोला? मैंने बोला। इस झील और इन पेड़ों का मालिक नाम है जिन। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे तो देखो। तीनों लोग नीचे की ओर नजर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जिन्न है जो कि कद में बस उनके घुटने तक का ही है। गांव की समस्या का हल ढूंढने निकले थे। गांव की झील का पानी अब सूख गया है और हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कृपा कीजिए और हमें इस झील का इस्तेमाल करने दीजिए। मन के साफ लगते हो, पर मैं ये झील तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा, पर हमारे पास ऐसा कुछ है भी जो हम आपको दे सके। हाँ, तुम्हारी ही तरह एक और व्यक्ति आया था कई वर्षों पहले और उसने मेरे सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उसके गांव में झील आ जाए। जी, वो गांव हमारा ही है। हाँ, और उस व्यक्ति ने अपना वादा पूरा नहीं किया और वरदान के बदले जो मेहनत करने का वादा उसने किया था वो उसने नहीं निभाया और झील पाकर मुझे भूल गया। अच्छा, तो अब हम क्या करें जिंजी? कुछ करो नहीं, उस व्यक्ति का वादा पूरा करो। तुम्हारे गांव की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उसने ऐसा क्या वादा किया था? वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे गांव तो ठीक है, पर परेशानी अब बहुत बढ़ जाएगी। आखिर हम रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे कैसे? हाँ, और हमारे पास उन छोटू जिंजी के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। वही हमारी मदद कर सकते हैं। लगता है सब व्यर्थ हो गया। हमारे पास तो इतना पानी भी नहीं है कि हम पूरे गांव की खेती पहले की तरह कर पाए। तीनों निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं पर कोई मार्ग नहीं निकलता। ऐसे में एक दिन तीनों प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को वो सारी बातें बताते हैं। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया जो ये बात मुझे बताई। इसका मार्ग मेरे पास है। कैसा मार्ग प्रधान जी? दरअसल कई पुश्तों से बीज की कुछ बोरियां हैं जो कि उसे दी जाती है जो इस गांव का प्रधान बनता है। पिछले प्रधान ने मुझसे कहा था कि ये बोरियां मैं संभाल कर रखूं। ये बोरियां जादुई हैं और इनके इस्तेमाल से रेगिस्तान एक दिन हरा भरा हो जाएगा। क्या सच प्रधान जी? एकदम सच बेटा पिंटू। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा था और ये झील हमें मिली थी, उसी समय इस बीज का इस्तेमाल करके इस रेगिस्तान को हरा भरा किया जाना था, पर गांव के लोगों ने उन्हें रोक दिया। वजह क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता। मोनू, ये जिंजी की बात तो सच निकली। चलो हम तीनों अभी इन बीजों को रेगिस्तान में बोना शुरू करते हैं। रुको, अगर इन्हें बोने से गांव का कुछ भला होगा तो मैं अन्य गांव वालों से भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहता हूँ। अगर हमने कुछ दूर तक इन पेड़ों को बो दिया तो आगे का रेगिस्तान भी हरा भरा होने लगेगा। प्रधान तीनों को एक बोरी बीज दे देते हैं। चलो अब इन्हें बोते हैं और रेगिस्तान को हरा भरा करते हैं ताकि जिंजी हमारी मदद करें।
गांव वालों की मदद से तीनों रेगिस्तान में बीज को दूर दूर बोना चालू कर देते हैं। उन्होंने उन सारी बोरियों के बीजों को अब काफी दूर दूर तक बो दिया था। लेकिन कई हफ्तों के बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगा। ये देखकर तीनों दोस्त, प्रधान और गांव के लोग उसी झील के पास गए जहाँ पर वो जिन्न था। अरे मोनू, कहाँ है ये जिंजी? दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं यही हूँ। कहाँ? नीचे देखो, नीचे। अरे ये तो सचमुच छोटू जिन है, बिल्कुल। और इस गांव में क्या हुआ है वो भी। अच्छा, ऐसा क्या समझ गए तुम? हमें भी बताओ। हमारे गांव की झील जिंजी ने ही हमें प्रदान की थी, और जिस व्यक्ति ने उनसे ये झील पाई, उन्होंने इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का वादा किया था। पर जिस प्रकार इस समय विरोध हो रहा है, उसी तरह उस समय भी विरोध करके लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। आप ही लोग बताइए कि वो झील सूख गई तो आप लोग क्या करेंगे? किस मुंह से मदद मांगेंगे जिंजी से? पर इनके पास शक्तियां हैं तो इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है काका, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और जिंजी ने तो हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया है। कैसा रास्ता? अगर रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा तो वर्षा चमन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो चमन मोची के पास आइए, मात्र 20 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो चमन मोची के पास आइए और 20 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। चमन दिन भर में 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो सरला, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है, तो गोभी लाने की क्या जरूरत थी? लौकी, तुरई, कद्दू खा खा कर मन उब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। अब मैं और क्या काम करूँ? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद सरला चाय लेकर आई। ये लीजिए। मसाले खत्म हो चुके हैं, तुम हल्दीराम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं हल्दीराम की दुकान बंद ना हो गई हो।
चमन सेठ हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब चमन हल्दीराम की दुकान पर पहुंचा, तो हल्दीराम उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते? माफ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि जरा कम है। जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम ने दुकान खोलकर सारे मसाले दिए। ये लो 400 रुपए दो। सेठ जी 400 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? देखो रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 400 रुपए हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ जी इस समय मेरे पास 200 रुपए हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कल मैं आपको बाकी के 200 रुपए दे जाऊंगा। ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए हैं। हल्दीराम ने चमन की खूब बेइज्जती कर ली, फिर उसे मसाले दिए। चमन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय सरला ने चमन से कहा, कई महीने हो गए, लेकिन मुझे ना तो उल्टियाँ हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चमन अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेब, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में चमन सरला के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा। फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप हल्दीराम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा, फिलहाल तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए चमन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोचीगिरी का काम करता था, उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली। जल्दी ही चमन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे सरला के पेट में उभार आ रहा था, वैसे वैसे चमन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। चमन खुशी में हल्दीराम के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया। इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर हल्दीराम बहुत दिनों से चमन का इंतजार कर रहा था। चमन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक, चमन की घरवाली पेट से है, इसीलिए चमन इस समय उसी की सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं है। हल्दीराम की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। हल्दीराम को चमन से जलन महसूस हुई। 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है। अब मैं चमन से पूरे 5000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन हल्दीराम ने अपने आदमियों को चमन के पास भेजा। चमन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर ही बैठा था। तुमने सेठ हल्दीराम के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? 200 नहीं 5000। सेठ जी के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 5000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। हल्दीराम के आदमियों ने चमन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। चमन रोता हुआ उनके पीछे पीछे हल्दीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना।
मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चमन उदास होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? हल्दीराम सेठ ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया। कहता है 5,000 का कर्ज चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। उस हल्दीराम की हिम्मत इतनी बढ़ गई। तुम अभी पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हल्दीराम की बहुत जान पहचान है। मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। तो आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करूंगा। तुम कहती थी ना कि मोचीगिरी का काम छोड़ दो। हल्दीराम की वजह से ही सही ये काम अब छूट गया। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मकान गिरवी रखकर। चमन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। चमन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान चल निकली। कुछ महीनों बाद एक दिन चमन हल्दीराम सेठ के पास पहुंचा। सेठ, मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूँ। हालांकि अब मुझे मोचीगिरी के सामान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज से तुम्हारा कर्ज अब 20,000 हो गया है। इतना कर्ज चुका पाओगे? चमन ने नोटों की गड्डी हल्दीराम की तरफ फेंकी। 25,000 हैं, रख लो। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। चमन मोचीगिरी का अपना सारा सामान ले गया। हल्दीराम को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ। मेरा इतना अपमान! कल का ये मोची आज मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। प्रधान जी के पास घर गिरवी रखकर इसने अपनी दुकान शुरू की है ना, मुझे सब पता है। इसकी वो हालत करूंगा कि ना ये घर का रहेगा ना घाट का। एक दिन हल्दीराम प्रधान के पास गया। जय राम जी की प्रधान जी। राम राम हल्दीराम, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? तुम्हें तो मसालों से नोट कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। प्रधान जी, मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में ही आया हूँ। दरअसल मैं चमन का मकान खरीदना चाहता हूँ। वो जगह गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उस मकान के 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो हैं ही। मुझ पर कृपा करें और वो मकान मुझे बेच दे। 5 लाख की कीमत सुनकर प्रधान के मन में लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर चमन को अपने घर बुलवाया। क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गया है। मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। 4 लाख का कर्ज अभी चुकाओ, वरना तुम्हारा मकान और दुकान दोनों मैं बेच दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। अब इतनी जल्दी मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। चमन कुछ दिन पहले ही हल्दीराम को 25,000 रुपए देकर आया था। उसके पास 4 लाख का इंतजाम किसी भी तरह नहीं हो सकता था। शाम को प्रधान के आदमी चमन के पास गए और उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। चमन की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गांव में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। चमन और उसकी पत्नी जंगल में गए। वो जंगल में खाने की तलाश में काफी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली। ये नदी जरूर किसी न किसी गांव तक जाती होगी। चमन ने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों लोग उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने चमन और सरला को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए। चमन ने देखा वो रेगिस्तान साधारण नहीं है। वहाँ रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसाले के पर्वत थे। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिये का पर्वत था, अमचूर पाउडर का पर्वत था और भी बहुत से मसाले थे। लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक कहा। इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा और सेठ हल्दीराम से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। चमन ने बोरी में कई तरह के सूखे मसाले रख लिए और उन्हें लेकर गांव में पहुंचा। चमन ने बहुत सस्ते दामों पर मसाले बेचना शुरू किए। आओ आओ भाइयों बहनों, दिन दहाड़े लूट। सारे मसाले 100 रुपए किलो, कोई भी ले जाओ। चमन के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक में मसाले खरीदने पहुंच गए। हल्दीराम को जब ये बात पता लगी
तो वो खुद उस स्थान पर पहुंचा जहां चमन मसाले बेच रहा था। हल्दीराम ये देखकर भौचक्का रह गया कि चमन के पास इतने सारे मसाले कहां से आ गए। हल्दीराम ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 5,000 रुपए। आज से तुम्हारा काम चमन पर नजर रखना है। जरा पता लगाओ कि चमन ये मसाले कहाँ से लेकर आ रहा है। अब चमन का सारा माल बिक गया तो चमन एक रात जंगल की तरफ गया। हल्दीराम के आदमी ने चमन को नदी से रेगिस्तान पहुंचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर हल्दीराम को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। मसाले का रेगिस्तान? हाँ सेठ जी, मसाले का रेगिस्तान। वहाँ हर तरह के मसालों के रेत जैसे पहाड़ हैं। हल्दीराम तुरंत नाव पर सवार होकर मसालों के रेगिस्तान पहुंचा। उसने भी बोरों में मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोलकर देखी तो उसे पता लगा कि बोरियों में तो रेत है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मसाले लेकर आया था, लेकिन ये तो रेत है। उधर चमन भी रेगिस्तान में मसाले भरकर लाता था। उसके मसाले मसाले ही रहते थे। सेठ जी, मुझे तो लगता है कि चमन को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी उसी रेगिस्तान से मसाले लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। चमन जल्द ही बहुत अमीर हो गया। उसने मसालों की बड़ी सी दुकान खोली। अब हल्दीराम को कोई पूछता भी नहीं था। अब तो एक ही उपाय बचा है, किसी तरह मैं उस रेगिस्तान के मसालों को खराब कर दूं। हल्दीराम एक मोटर और एक बड़ा सा पाइप लेकर रेगिस्तान पहुंचा। उसने मोटर को नदी के पानी से कनेक्ट किया और पाइप से रेगिस्तान के सारे मसालों को पानी लगा दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में धूप से पानी सूख गया और मसाले पहले जैसे हो गए। लगता है रेगिस्तान में पानी डालने से काम नहीं चलेगा। मैं इन मसालों में आग लगा दूंगा। हल्दीराम ने ढेर सारे पैसे खर्च करके बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदा। वो पेट्रोल लेकर रेगिस्तान में पहुंचा। उसने पूरे रेगिस्तान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मसाले जलने लगे। हल्दीराम बहुत खुश हुआ। अब मसालों का दी एंड हो गया। अब देखता हूँ चमन क्या करता है। हल्दीराम अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचा। अगले दिन वो फिर से रेगिस्तान को देखने गया। आग बुझ चुकी थी और केवल मसालों के ऊपर की ही परत जली थी। अंदर से सारे के सारे मसाले पहले जैसे ही रहे। उसी समय चमन वहाँ पहुँचा। हल्दीराम, तुम्हारी हरकतें इस रेगिस्तान पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। तुम अपने मसाले की दुकान कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। चमन रेगिस्तान से मसाले भरकर ले गया। मैं इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही साफ कर दूंगा। हल्दीराम एक बहुत बड़ी नाव लेकर, जो बिल्कुल जहाज की तरह थी, रेगिस्तान में पहुंचा। उसने रेगिस्तान का सारा रेत अपने जहाज पर भर लिया और उसे लेकर गांव की तरफ लौटने लगा। जहाज पर रेत का पूरा पहाड़ हो गया था। बीच नदी में जहाज डूबने लगा। हल्दीराम भी जहाज के साथ डूबने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। उसी समय चमन वहाँ पहुँच गया और उसने हल्दीराम की जान बचाई। मुझे माफ कर दो चमन, तुम्हारा धंधा बिगाड़ने के चक्कर में आज मैं अपनी जान ही गवा देता। तुम्हारा मसाले का रेगिस्तान तुम्हें ही मुबारक हो। मैं अपना काम धंधा अब कहीं और ले जाऊंगा। चमन के घर जुड़वा बेटे और बेटी का जन्म हुआ। उसने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।